राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट का जो हमारा कंटिन्यूस चल रहा है वो तो आपको पता ही है। कंटिन्यूस आपके मैं पीवाईक्यू की वीडियो अभी तक करा रहा हूँ। क्लासेस में जल्दी आपको दूंगा और सीटेट का रिजल्ट आपका आने वाला है। कट ऑफ की वीडियो भी डालूंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं। ये पुराना सेट है तो इसमें 60 क्वेश्चन आते थे पेपर 1 में। तो उसको हम लेके शुरू करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप एक बार प्लेलिस्ट जाके जरूर देख लो, वहाँ बहुत सारी वीडियो है आपके लिए। पीत पत्रकारिता पद का संबंध है आतंकवाद और हिंसा के विषय में। सनसनीखेज समाचार पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए। सनसनी पद का अतिशयोक्ति कला और संस्कृति के सनसनीखेज समाचार और पीले कागजों पर छपे सनसनीखेज समाचार। तो बी आपका सही है। पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनी पद कथा और अतिशयोक्ति। चलिए, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है। विद्यार्थी वास्तव में है एनकोडर्स, डिकोडर्स, एजिटेटर्स और प्रोपगेटर्स। तो बी है आपका डिकोडर्स। तो यहाँ जो आपका अगला क्वेश्चन है, मीडिया जाना जाता है प्रथम सत्ता वर्ग, द्वितीय चतुर्थ सत्ता वर्ग होता है दोस्तों। चौथा स्तंभ होता है मीडिया हमारा। हम लोग बोलते हैं कि ये जो है चौथा स्तंभ है, तो मीडिया हमारा चौथा स्तंभ जाना जाता है। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत के साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है समूह संप्रेषण, जनसंचार, अंतवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है जनसंचार। एक स्मार्ट कक्षा शिक्षण का वह स्थल है जिसमें स्पर्श पैनल कंट्रोल सिस्टम के साथ स्मार्ट पोर्शन हो, पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी वीसीआर प्लेयर हो, डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो, प्रोजेक्ट और स्क्रीन हो। तो आपका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों डी। डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल सशक्तिकरण का आशय है सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच, सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो आपका डी जो है वो दोस्तों सही उत्तर है। डी है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। डिजिटल सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा जीवन को बेहतर बनाने हेतु डिजिटल तकनीकों को प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। चलिए, अगला प्रश्न है, इस श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। 2, 7, 28, 63, 126। तो इस श्रृंखला में जो अगला पद होगा वो 215 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब प्लस वन क्यूब माइनस वन। तो क्यूब प्लस वन क्यूब माइनस वन क्यूब प्लस वन क्यूब माइनस वन, तो 6 का क्यूब माइनस वन होगा, तो 215 हो जाएगा। इस श्रृंखला में अगला पद है ABEDIHNM। तो इस श्रृंखला में जो अगला पद है वो TS होगा। +3 +4 +5 हम जोड़ेंगे, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। चलिए, अगर स्टीमर्स का कूट UVTGALDQR है तो नॉलेज का कूट होगा। तो नॉलेज का कूट होगा आपका बी MPQYLDCFD जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, डी ई का संबंध क्या होगा। बेटी, पुत्रवधू, भाभी, बहन। तो जो देखिए ब्लड रिलेशन निकालने के लिए आप हमेशा रफ शीट का जरूर यूज़ करें। जितनी जल्दी आप रफ शीट पे जो बोल रहा है वो बस लिखते जाएंगे तो आपको तुरंत ब्लड रिलेशन निकल आएगा। तो क्या है, डी ई की पुत्रवधू है, तो आपका बी सही हो जाएगा, पुत्रवधू। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। अगर 9 को उन संख्याओं से घटा दिया जाए जो अनुपात 12:23 होगा। संख्याएं हैं 30-50, 36-60, 33-55 और 42-50। तो आपकी ये संख्याएं हैं 33-55। देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, आप उस पर एक बार ज़रूर ध्यान से देखें। तो इन्होंने सॉल्व भी किया है। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है कि पिता और उसके पुत्र की आयु मध्यमान 27 वर्ष है। 18 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु की दोगुना होगा। उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो वो है 42 और 12। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया है, एक बार आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि कैसे सॉल्व किया है, तो आपको भी समझ में आ जाए। क्योंकि ये सेट में 2-3 बार लगा चुका हूँ दोस्तों, तो इसीलिए मेरा नेट क्लियर हो, क्योंकि मैं इन्हें लगा चुका हूँ काफ़ी बार।
हमारे साथ क्या है, मैंने देखा है कि जो भी दर्शक हैं, जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ बस वही क्वेश्चन बताओ जो पेपर में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको PYQ लगाने हैं तो आपको आप सारी ईयरों के लगा दो और टाइम रहते करते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 13 से 70 तक के उत्तर दीजिए। राजनीति में साहित्यिक अरुचि के संबंध में ऐसी प्रतीत होता है कि वह साहित्यिक प्रस्तुति के विषय में रूप में काफ़ी हद तक राजनीति के अस्पष्ट व्यवहार पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं, साहित्य में प्राय कैसे चित्रित किया जाता है, अर्थात ऐसी प्रस्तुति की राजनीति क्या है। राजनीतिक उपन्यास अधिकांशत केवल राजनीति के बारे में एक उपन्यास नहीं, अपनी राजनीति होती है, इसलिए वह हमें केवल यह नहीं है कि चीज़ें कैसी हैं, अपितु इनसे संबंधित विचारों को स्पष्ट रूप से निश्चित सोच प्रदान करता है। चलिए, तो यहाँ आपने जब गद्यांश पढ़ लिए तो गद्यांश से आपके 5 प्रश्न होंगे, वो गद्यांश से ही होंगे। तो प्रश्न क्या है, इस गद्यांश के अनुसार एक राजनीतिक उपन्यास प्राय निम्नलिखित में से क्या बन जाता है। वो आपका बन जाता है अपनी ही राजनीति वाला उपन्यास। एक राजनीतिक उपन्यास से निम्नलिखित में से किसका पता चलता है, चीज़ों की वास्तविकता का, लेखक का बोध, पाठकों की विचारधारा विशेष और साहित्य की भावना। तो बी आपका सही उत्तर है, लेखक का बोध। अपने स्वभाव से राजनीति का ढांचा होता है प्रचलित राजनीति स्थित विचार और विचारधाराएं और है आपका राजनीति प्रचार और मानव स्वभाव की समझ। तो आपका विचार और विचारधाराएं सही उत्तर है। साहित्य में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा की जाती है, राजनीति में मानव अनुभव की, बौद्धिक अमूर्त विचार, शुष्क और रिक्त विचार, मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता की। तो डी आपका सही उत्तर है, वो है मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता की। उपन्यासकार मेरी मगर्थी की टिप्पणियों से निम्नलिखित में से किसका पता चलता है, उपन्यास में आज के अनदेखे महसूस किए गए विचार, राजनीति विचारों और उपन्यासों पर अंत सचेता का द्विभाजन, विचारों और उपन्यास के बीच असंगति, अनंत विचार और उपन्यास। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए आपका हो जाएगा उपन्यास में आज के अनदेखे महसूस किए गए विचार। जब प्रस्तावों के समूह में से एक प्रस्ताव दूसरे प्रस्ताव से व्युत्पादित कहा जाए तो प्रस्तावों का यह समूह कहलाएगा एक दलील, एक वैध दलील, एक स्पष्टीकरण, एक अवैध दलील। तो ए आपका सही उत्तर है, ए आपका हो जाएगा एक दलील। नमिता और समिता दोनों मेधावी और परिश्रमी हैं। अनिता और करारी आज्ञाकारी और अनियमित हैं। बबीता और नमिता अनियमित है परंतु मेधावी हैं। समिता और कविता नियमित और आज्ञाकारी हैं। इनमें से कौन मेधावी, आज्ञाकारी, नियमित और परिश्रमी है? केवल समिता, नमिता और समिता, केवल बबीता, केवल अनिता। तो आपका सही उत्तर होगा केवल समिता। माफ करिएगा दोस्तों, सर्दी आपको पता ही है, तो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। बोलिए अगला प्रश्न। योद्धा का संबंध तलवार से है, बढ़ई का संबंध आरी से है, किसान का संबंध हल से है, इसी तरह लेखक का संबंध पुस्तक से, कीर्ति से, पाठक से, कलम से। तो पुस्तक किसका है? कलम से है, क्योंकि जो लेखक है वो कलम से ही लिखता है। चलिए, नीचे एक आरेख दिया गया है जिसमें 3 व्रत ए, बी और सी एक दूसरे को अतिव्याप्त कर रहे हैं। व्रत ए ईमानदार लोगों के व्रत का प्रतिनिधित्व करता है, व्रत बी निष्ठावान लोगों के व्रत का प्रतिनिधित्व करता है और व्रत सी राजनेताओं के व्रत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो पी, क्यू, आर, एस, यू, एक्स, वाई अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस कूट का चयन कीजिए जो कि इस क्षेत्र को दिखाता है जिसमें ईमानदार राजनेताओं का वर्ग है जो निष्ठावान नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है डी, एस स्मॉल एस। बेहतर शिक्षा का लाभ उठाकर किसी आदमी का अपने को स्त्री से अधिक बुद्धिमान मानना इसी प्रकार है जैसे कि हाथ बंधे हुए व्यक्ति को पीट कर किसी आदमी द्वारा अपने सास की शेखी बगाड़ना। उपयुक्त अनुच्छेद किसका उदाहरण है? निगमन तर्क, काल्पनिक तर्क, सादृश्य मूलक तर्क और तथ्यात्मक तर्क। तो यह है सादृश्य मूलक तर्क। बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होता है। प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसका विरोधाभासी है? कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता है।
और डी है कुछ विद्यमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी आपका एकदम सही उत्तर है। बी सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में से किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। दिए गए डाटा के आधार पर प्रश्न 24 से 29 तक का उत्तर दीजिए। तो CO2 उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन ये आपका दिया हुआ है, आपको टेबल के हिसाब से उत्तर देने हैं। वर्ष 2005 से 2009 के दौरान विद्युत क्षेत्र से CO2 उत्सर्जन की प्रतिशतता वृद्धि प्रतिशत क्या है? 60, 50, 40, 80। तो आपका ये सही उत्तर है, वो है 60। ये सब टेबल से देख के बस सॉल्व कर रहे हैं, इसमें इन्होंने कुछ खास नहीं किया है। वर्ष 2005 से 2009 के दौरान CO2 उत्सर्जन के किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? विद्युत, उद्योग, वाणिज्यिक और कृषि। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी है आपका कृषि। वर्ष 2005 से 2009 में CO2 का कुल उत्सर्जन किस प्रतिशतता तक बढ़ा है? 89.32%, 57.62%, 40.32% और 113.12%। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है 89.32%। विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की औसत वृद्धि दर क्या है? 12.57%, 16.87%, 30.81%, 50.25%। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है 12.57%। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में कुल CO2 उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का प्रतिशतता योगदान क्या है? 30.82%, 41.18%, 51.38% और 60.25%। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है 41.18%। कुल क्षेत्र संबंधी CO2 उत्सर्जन में उद्योग का योगदान प्रतिशत किस वर्ष में न्यूनतम था? 2005, 2006, 2007 और 2009। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए हो जाएगा 2005। AF तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया गया? द्विआधारी अंक प्रणाली, दशमलव अंक प्रणाली, षड़ दशमलव अंक प्रणाली और अष्टभुजा अंक प्रणाली। तो सी है आपका षड़ दशमलव अंक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू, बिंग। तो जो है आपका दोस्तों क्रोम जो है वो सर्च इंजन नहीं है। CSS का संपूर्ण रूप है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, कलेक्टिंग स्टाइल शीट्स, कंपैरेटिव स्टाइल शीट्स और कंप्रेहेंसिव स्टाइल शीट। तो आपका जो सही उत्तर है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न चल रहे हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न, मूक का पूर्ण रूप है। देखिए मूक कभी नहीं पीछे छोड़ता। आज भी आप किसी का PYQ ले लीजिए, आपके जो अभी पेपर हुए हैं उसमें भी इससे प्रश्न बने हैं। मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, मास्टरसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स और माइरेंट ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसका सही उत्तर है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। दशमलव अंक 35 का द्विआधारी समतुल्य है 1000111, 110001, 110101, 101011। तो ए आपका सही है 1000011। GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती हैं ऑडियो डाटा, इमेज डाटा, वीडियो डाटा और टेक्स्ट डाटा। तो ये करती हैं इमेज डाटा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मानव उत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है? कृषि, जल से बिजली उत्पादन, उद्योग और घरेलू और नगरपालिका द्वारा उपभोग। तो ए है आपका कृषि। मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायु में है? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, फोम उद्योग और कीटनाशी उद्योग। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है फोम उद्योग। किसी देश के कुल CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम को पहचान कीजिए। USA, चीन, भारत, रूस। चीन, USA, भारत, रूस। चीन, USA, रूस, भारत। USA, चीन, रूस, भारत। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है।
बी आपका हो जाएगा चीन, यूएसए, भारत और रूस। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सही कूट की पहचान करें। सूची 1, सूची 2। विश्व स्वास्थ्य दिवस 16 सितंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 1 दिसंबर, विश्व ओजोन दिवस 11 जुलाई और विश्व एड्स दिवस 7 अप्रैल। तो आपका जो सही उत्तर है वो बी है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को होता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को। ठीक है। चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो हुदहुद जो आया था आपका आंध्र प्रदेश के में आया था। चलिए अगला प्रश्न है। ये क्वेश्चंस दोस्तों मुझे याद हो गए हैं करते करते कराते कराते। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? स्वच्छ वायु, ताज़ा पानी और उर्वरक मिट्टी और नमक। तो नमक जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अब निर्धारित जाली संस्थाओं विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है आपका उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल में अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था और है आपका विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सुशासन के साधन है? सामाजिक लेखा परीक्षा, शक्तियों का विभाजन, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार। तो आपका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ए और डी। चलिए, चारों आपके सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति जी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदाता है? बैठक बुलाना, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना, सत्तावसान और भंग करना। तो आपके जो दिए हैं वो सी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। चलिए, बैठक बुलाना, सत्तावसान करना और लोकसभा को भंग करना। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में किससे अधिक नहीं है? 3 माह, 6 माह, 4 माह और 100 दिन। तो वो है आपका 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए संसद के सत्र में। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो आपका सही उत्तर है वो भी है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? एनसीईआरटी, यूजीसी, एनएसी, एनयूईपीए। तो डी आपका सही उत्तर है। एनयूईपीए आपका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है। शिक्षा मनुष्य से पहले विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो। तो सी आपका सही उत्तर है, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ दोस्तों आपके जो है प्रश्न मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपके एक प्रश्न और बचा है और इस सेट में तो आपके 11 प्रश्न बचे हैं। तो अभी जो है 20 मिनट की वीडियो आपके लिए काफ़ी है। आप इसको बड़े आराम से देखिए, मैंने जल्दी जल्दी प्रश्न कराए हैं। अगले वीडियो से मैं जल्दी आपको क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।